वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने समझ लिया, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने समझ लिया, बाकी का और इनसाइड क्वेश्चंस भी कर लिया, सब कर लिया। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने पार्ट में वो बटा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? पहला जो पार्ट है उसका एक पार्ट है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? जिससे अभिक्रिया होती है, संपन्न होती है, अभिकारक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभिकारक किसको कहते हैं? मान लीजिए ये ए है प्लस बी, रिएक्शन करके क्या बनाता है? सी बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है जो बन के आता है, प्रोडक्ट फाइनल। तो ये उत्पाद है। तो कहने का मतलब है कि ए दो या दो से अधिक, ए प्लस बी प्लस डी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ दो या हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद, उत्पाद कितना है यहाँ? एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? एग्जाम्पल नोट करते हैं इसका। क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका हो सकता है H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाता है? 2HCl बनाता है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा अभिकारक क्लोरीन है, मिलके क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, H2 प्लस O2 क्या बनाता है? H2O। तो ये क्या है? एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? जल बनाया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसके ठीक विपरीत उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एकल उत्पाद रिएक्शन करके, हीट करके या फिर कैसे भी उसको क्या करता है? वियोजित हो जाता है दो तीन भागों में। देखिए कैसे। वियोजन अभिक्रिया ठीक संयोजन अभिक्रिया का उल्टा। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर, एकल पदार्थ टूट जाता है। वियोजित होना मतलब टूट जाता है, बट जाता है। वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। कैसा होता है? उल्टा होता है। वहां क्या हो रहा था? A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा था? C बना रहा था। इसमें क्या होगा? C टूट करके क्या बनाएगा? A प्लस बी बनाएगा। ये हो जाएगा वियोजन और ये हो जाएगा संयोजन। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर कहते हैं, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। संगमरमर का भी यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये जब इसको हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? CaO और CO2 में टूट जाता है। तो ये क्या हो गया? एक पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट जो दो पदार्थ में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एकल पदार्थ वियोजित हो गया दो पदार्थ में। तो इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही है बात? हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अगला अभिक्रिया हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो निर्माण होता ही है, साथ साथ उसके ऊष्मा भी निर्माण होती है, ऊर्जा निर्माण होती है। तो उसे क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ ऊष्मा से क्या मतलब है? ऊष्मा मीन्स ऊर्जा एनर्जी। तो क्या है? अगर हम मीथेन गैस CH4 गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जल बनेगा, और क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है। अगर हम कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? उसका ऑक्साइड बन जाएगा, लकड़ी का ऑक्साइड बनेगा, कोयला बन जाएगा। कोयले के साथ साथ क्या होगा? हीट पैदा होगा। आग लगेगा तो हीट निकलेगा, हीट लगने से ही हम खाना पकाते हैं, खाना बन जाता है। तो उससे क्या निकला? ऊर्जा निकला। तो वो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, जिससे
एनर्जी का उत्पादन होता है। उत्पाद तो वो निकल ही रहा है, उत्पाद के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा का भी निर्माण हो, तो उसमें क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी कागज को जलाएंगे तो कागज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन से बना हुआ है। अगर उसको जलाएंगे तो उसका ऑक्साइड तो बन जाएगा, उसका राख, जिसको आप छेप कह सकते हैं, आप राख बनेगा। और राख के बाद क्या होगा, उसके बाद ऊष्मा भी उससे निकलेगा, हीट भी निकलेगा, है ना। तो वो हीट जो भी वैसे रिएक्शन हो जिससे हीट उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, तो क्या कहेंगे उसे हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल आप समझ सकते हैं, उत्सर्जन, अगर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है मींस ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मींस क्या, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन। जहां पे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, तो वो क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसके ठीक विपरीत जो होता है, जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है, यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, और जिसमें अवशोषण हो, जिसको ऊष्मा देना पड़े, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं इसको क्या है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या, चांदी, चांदी जानते हैं, उसके ऊपर क्लोराइड, क्लोरीन का परत चढ़ जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड, उस पे हरा हरा कलर का परत आप देख सकते हैं, ब्रोमाइड का परत देख सकते हैं आप। तो उस चांदी को आप क्या करें, आप धूप की रोशनी में छोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, अगर उस पे क्लोराइड की परत चढ़ी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर बच जाएगा, क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा, अगर उस पे धूप की, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर बच जाएगा और क्लोरीन गैस बन करके उड़ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा देना पड़ा, हीट देना पड़ा। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये रिएक्शन वैलिड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड में क्या किया हमने, हीट दिया, किस माध्यम से हीट दिया, सूर्य का प्रकाश दिया, तो वो रिएक्शन होकर के अलग अलग टूट गया। समझ में आई बात। सेम यही है, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो सूर्य का प्रकाश दिया हमने, तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो गया। एक सवाल यहाँ उठता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, आप श्वसन करते हैं, श्वसन सांस लेते हैं, तो सांस लेना कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका आंसर करके आपको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऊष्मा शोषण क्या, कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया पे आ चुके हैं। हमारा अगला अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने पहले समझा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब उसी का आगे है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझना है। रिएक्टिविटी सीरीज का मैं लिंक नीचे में दे दूंगा। इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पहले का वीडियो है रिएक्टिविटी सीरीज पे बनाया हुआ, तो उसको आप जरूर देखें और उसको याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। और मैंने उसमें ट्रिक बताया है कि किस माध्यम से आप आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है विस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व से क्या मतलब है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, मैंने आपसे बताया कि कोई फास्ट काम करता है, कोई मजदूर है, कोई फास्ट काम करता है, कोई मजदूर स्लो काम करता है, किसी में ज्यादा कुशलता होती है, किसी में कोई सुस्त होता है जिसमें कम कुशलता होती है। तो वैसे ही हमारे एलिमेंट्स हैं, कोई अधिक अभिक्रियाशील है, कोई तेजी से काम करने वाला है, कोई स्लो से काम करने वाला है। तो यहाँ किस चीज का मतलब है, अधिक अभिक्रियाशील, जो ज्यादा अभिक्रियाशील हो, दूसरे उससे कम अभिक्रियाशील तत्व को, दूसरे उससे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, कर देता है, तो उसे हम उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि आयरन यहाँ एलिमेंट है, दूसरा यौगिक कौन सा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किसका है, यौगिक है, कॉपर का यौगिक है। एक विलयन है जिसमें कॉपर घुला हुआ है सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट बना हुआ है, और ये आयरन है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इस कॉपर को ये निकाल के बाहर फेंक देगा, विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ भी क्या हो गया, बाहर फेंक दिया, और खुद कॉपर सल्फेट, आयरन जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। आयरन किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ जुड़ गया, और कॉपर को बाहर फेंक दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों उठा के कॉपर को बाहर फेंक दिया, कॉपर क्यों अलग हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर क्या है, अभिक्रियाशील तत्व नहीं है आयरन से ज्यादा, आयरन उससे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, ये ज्यादा तेज रिएक्शन करने वाला है। कॉपर से ज्यादा तेज रिएक्शन कौन करेगा, आयरन करेगा। एग्जांपल आप सिंपल समझ सकते हैं, अगर आप अपने घर के बाथरूम में
लोहे का गेट बनवाएं या कॉपर का गेट बनवाएं तांबा का, तो ज्यादा दिन कौन चलेगा? ज्यादा दिन कौन चलेगा? कॉपर चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर पानी से रिएक्शन बहुत स्लो करेगा, बहुत धीमा करेगा। लेकिन आयरन क्या होगा? जल्दी खराब हो जाएगा रिएक्शन करके। तो ये क्या है? तेज रिएक्शन करने वाला है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? कॉपर यहां से विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हट जाएगा, और आयरन इसमें आके जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ। तो ये क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बना लेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा रिएक्टिविटी सीरीज के कारण हुआ। आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे? कॉपर से। तो क्या हो जाएगा? कॉपर को आयरन क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। सेम एग्जांपल एक और लेते हैं, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो जिंक भी क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा? फिर यहां से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और खुद जिंक सल्फेट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? विस्थापन अभिक्रिया, जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे उससे कम अभिक्रियाशील तत्व, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये दूसरा जो कॉपर है उससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है? आयरन है। और ये क्या है? कम अभिक्रियाशील तत्व है। तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मेरे साथ अगर आप दोहराएंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ नोट डाउन करेंगे तो मोर ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपको 1 नंबर दिला देगा। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो 1 नंबर आपको डेफिनेशन पे मिलेगा और 1 नंबर आपको किस पे मिलेगा? एग्जाम्पल मिलेगा, रिएक्शन पे मिलेगा। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन को भी आप हमेशा याद रखें। क्या हो जाएगा? आयरन कॉपर सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। मैं 2 बार 3 बार दोहराता हूं, इसलिए दोहराता हूं कि आपको यहीं पे क्लास के लेक्चर के दौरान याद हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक इससे आगे होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मींस डबल डिस्प्लेसमेंट। एक विस्थापन मतलब एक विस्थापित हो रहा था, दूसरा उसकी जगह आके बैठ जा रहा था। यहां क्या होगा? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 विस्थापन होगा। लेकिन कैसे होगा? देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक जो रिएक्शन करते हैं, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मींस क्या? चार्ज। जैसे मैंने यहां पे लिखा है NaOH, तो NaOH कैसे बना? एक कंपाउंड कैसे बना? तो हम जानते हैं कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके वैलेंसी 1 होती है, इसलिए प्लस साइन +1 देते हैं साथ। और ये क्या? हाइड्रोक्साइड है, OH है, जिसका नेगेटिव रेडिकल होता है, जिसके ऊपर माइनस की साइन होती है। तो प्लस और माइनस मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो क्या बन जाता है? मिलकर NaOH बना देता है। बन गया NaOH। तो NaOH हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है Na प्लस यहां दे देते हैं, इसको मिटा देता हूं, और OH पे क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप जानते हैं कि H2 ये प्लस में साइन होता है, SO4 में क्या होता है? माइनस का साइन होता है। तो H2 क्या है? प्लस में है, SO4 क्या है? माइनस में है। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, एक सोडियम एक हाइड्रोक्साइड है, यहाँ हाइड्रोजन और सल्फेट है, 2 अलग अलग चीज है। तो ये क्या करेगा? इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, ये जो सोडियम है पहला वाला प्लस वाला, वो दूसरे वाले के माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? ये जो प्लस वाला पहला वाला है वो दूसरे वाले के माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला जो प्लस वाला है वो इसके साथ माइनस के साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा? अदला बदली कर लेगा। ठीक है, क्या होगा? आयनों का, आयन चार्जेस का क्या होगा? आदान प्रदान होगा, एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेगा। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले के साथ चला आएगा। तो ये क्या बनाएगा? Na2, Na यहाँ पे है, Na प्लस में है, SO4 किसमें था? माइनस में था। NaSO4 बन जाता है, और दूसरा क्या बन जाता है? H2OH मिलकर क्या बनाता है? वाटर बना लेता है, H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है, देखिए, यहाँ 2 लगाया, तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ में आई बात? अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर। Na2SO4, ये Na2 प्लस में है, SO4 किसमें है? माइनस में है। BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, तो Ba प्लस में, Cl2 माइनस में। ये सब 9th क्लास वाला है, 9th क्लास में आपको पढ़ के आए होंगे, तो आपको बहुत सहूलत होगी यहाँ पे समझने में। Na2SO4 BaCl2, तो प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और प्लस वाला ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, NaCl यहां बन गया, और BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। समझ में आई बात? क्लियर है? आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पास 2 टर्म है, एक अपचयन, एक उपचयन।
तो ये क्या है अपचयन और उपचयन, इसको समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है। उपचयन, पहला क्या है उपचयन। तो उपचयन क्या है, अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाए, किसी पदार्थ में क्या हो, रिएक्शन के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन का हार्श हो, मतलब हाइड्रोजन घट जाता है, नुकसान हो जाए हाइड्रोजन का हार्श होता है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन या फिर ऑक्सीकरण हुआ है। उपचयन हुआ है या फिर ऑक्सीकरण हुआ है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है, जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में रिएक्शन होने के बाद उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर उसमें हाइड्रोजन का नुकसान हो जाए, हार्श हो जाए, तो क्या कहेंगे, वहां पे उपचयन कहेंगे या फिर ऑक्सीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हमने लिखा है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, CuO बन गया। तो क्या हो रहा है, Cu पहले क्या था, इसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया, बढ़ गया। तो जैसे ही ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया, वृद्धि हो गया, प्लस हो गया ऑक्सीजन का। तो जैसे ही ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। किसका उपचयन हुआ, तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन हो गया या फिर ऑक्सीकरण हो गया। तो इस रिएक्शन में हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन में कहेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों हुआ है ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये अपने साथ ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन इसमें जुट जाता है, ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो जाती है या फिर हाइड्रोजन का नुकसान हो। इसमें हाइड्रोजन का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, उपचयन हुआ है। अब इसके ठीक अपोजिट होता है, उल्टा होता है अपचयन। देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो। उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। अगर उपचयन को आप लिखें तो ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था, नुकसान हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये क्या था, उपचयन था। ठीक इसके अपोजिट है ये, ऑक्सीजन के इसमें क्या होगा, ह्रास होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, वृद्धि होगी। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। देखिए क्या है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कमी हो रही है ऑक्सीजन की, या हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, वृद्धि होती है, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है या फिर अवकरण हुआ है। ये ऑक्सीकरण है, इसको अवकरण भी कहते हैं, अवकरण, या तो उसका अपचयन हुआ है या फिर अवकरण हुआ है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जिंक ऑक्साइड था, पहले इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जिंक ऑक्साइड, लेकिन जब वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से जिंक का क्या, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है और ऑक्सीजन कहां चला जाता है, दूसरे में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन, जिंक जब बनता है रिएक्शन के बाद तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसको क्या कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का अवकरण हुआ है या फिर अपचयन हुआ है। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, इसलिए वो क्या बन गया, जिंक बन गया। तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है या फिर अवकरण हुआ है। ठीक इसके आगे अगर आप देखें तो ये क्या है, कार्बन है, और कार्बन में यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ CO2 बन जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ कार्बन का क्या हुआ, इस रिएक्शन में कार्बन का उपचयन हुआ। क्यों हुआ उपचयन, क्योंकि कार्बन में ऑक्साइड जुट रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसमें क्या हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया। लेकिन जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। देखिए इसको और अच्छे से लिख के समझते हैं क्या होता है। ऊपर वाला अगर आप नोट डाउन कर लिए तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसको इरेज करते हैं। मैंने आपको बोला अपचयन क्या, जिसमें ऑक्सीजन का नुकसान हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उसे कहते हैं अपचयन। देखिए दो टर्म है मेरे पास, पहला है उपचयन
और दूसरा है अपचयन। उपचयन को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ब्लैक से लिखता हूं, ऑक्सीकरण। और इसको क्या बोलते हैं? अवकरण बोलते हैं। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, बढ़ेगा, प्लस होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा? माइनस होगा। ये क्या है? उपचयन है। लेकिन जब आप अवकरण लेंगे तो अवकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का नुकसान होगा, माइनस में जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। जिस एलिमेंट में, जिस पदार्थ में भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का नुकसान होगा तो उसको कहेंगे कि उसका अपचयन, उपचयन हुआ है। सॉरी, जिसमें ऑक्सीजन का नुकसान हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उसमें कहेंगे कि उपचयन हुआ है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे। अगर हम कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन से तो वो क्या बनता है? कॉपर अलग हो जाता है, वाटर बन जाता है, ये रिएक्शन है मेरे पास। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं तो कॉपर बन गया और जल अलग हो गया। तो इस रिएक्शन में किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, कंप्लीट है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन रिएक्शन जब यह हाइड्रोजन से कर रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? कॉपर बन जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हार्ट्स हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पहले इसके पास ऑक्सीजन था, बाद में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन का नुकसान हुआ। मींस क्या? ऑक्सीजन का हार्ट्स। ऑक्सीजन का हार्ट्स होना मतलब क्या? अवकरण होना। क्या हुआ? अवकरण हो गया इसका। कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, या फिर इसको कहेंगे अपचयन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अपचयन इसको कहते हैं, या तो अवकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब सेम देखिए, यहां पे हाइड्रोजन है, रिएक्शन से पहले ये सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन रिएक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बन जा रहा है? वाटर बन रहा है। और इसमें क्या हो रही है? पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, बाद में इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई, इंक्रीज हो गया ऑक्सीजन। तो इसमें क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि। और ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहते हैं? हम उपचयन कहते हैं, या फिर ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ में आ रही बात? इस रिएक्शन से आपको क्लियर कट समझ में आएगा। जिसमें ऑक्सीजन का नुकसान हो वो अवकरण है, जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो, जुड़ जाए, वृद्धि हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं और अवकरण को अपचयन कहते हैं। आई होप बात समझ में आ गई हो, आपको समझ में आ गई हो। तो आगे बढ़ते हैं। आपने सीख लिया अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं। अब जिस रिएक्शन में अपचयन और उपचयन दोनों हो, कहने का मतलब है एक अभिकारक अपचयित हो और दूसरा अभिकारक क्या हो? उपचयित हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको कैसे कहेंगे? जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित हो और दूसरा उपचयित हो, तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक अभिकारक क्या हो, उपचयित हो और दूसरा क्या हो, अपचयित हो। एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, सेम वही एग्जाम्पल लेंगे। CuO किससे अभिक्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बन जाएगा? Cu हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा और H2O हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और यह हाइड्रोजन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। बात समझ में आई? ये क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो और दूसरा अभिकारक अपचयित हो, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन आपको समझ में आ गया, अपचयन समझ में आ गया अभी, और रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई। बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। मैंने आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि लोहे पे जंग लगता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, लोहे पे जंग लगता है, चांदी काली हो जाती है, कॉपर पे हरा रंग का परत चढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका जवाब इसमें है, देखिए क्या होता है। संक्षारण। क्या है संक्षारण? जब कोई धातु अपने आसपास के सराउंडिंग में, जैसे अम्ल हो गया, फिर आर्द्रता हो गई। आर्द्रता मींस क्या? नमी। जैसे पानी की जो नमी होती है ना, वो आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। जब कोई भी धातु अम्ल हो जाए या फिर आर्द्रता नमी के संपर्क में आ जाए, पानी के संपर्क में आ जाए, तो वो क्या होती है? आहिस्ते आहिस्ते खराब होने लगती है, संक्षारित होती है। क्या होती है? संक्षारित होती है। जैसे लोहे पे जंग लगना शुरू हो जाता है, अगर लोहे का गेट बना हुआ है, उस पे पानी आ रहा है कहीं से, तो वो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उसमें जंग लगना शुरू हो जाना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा? खत्म होना शुरू हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारित होता है, नुकसान होता है उसका, संक्षारित होती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, चांदी सिल्वर ऑक्साइड का परत चढ़ जाना, ठीक है, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो आप अक्सर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते होंगे कि ऐसा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब किसी भी धातु का नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होने लगता है, वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक और फाइनल टॉपिक बचा है जो है विकृति गंधता। आते हैं उसके बाद। सभी लोगों ने आलू का चिप्स, लेज, कुरकुरे वगैरह जरूर खाया होगा। तो उस खाने में क्या होता है? अगर आप उसको देखेंगे तो वो हवा से खुला रहता है, उसके अंदर हवा गैस भरी जाती है। तो वैसा क्यों किया जाता है? वैसा इसलिए किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके, रह सके, खराब ना हो। तो उसमें गैस क्यों भरा जाता है, ये सवाल उठता है। तो गैस इसलिए भरा जाता है कि अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा, मतलब उपचयित हो जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो उपचयित हो जाएगा और खराब हो जाएगा, बासी हो जाएगा कह सकते हैं आप। तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए उस पर क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को हटाकर कोई वैसी गैस भरी जाती है जो रिएक्शन ना करती हो, नॉर्मल गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस उसमें भरी जाती है जो रिएक्शन नहीं करती हो। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट्स के बारे में, कौन सा एलिमेंट फास्ट रिएक्शन करता है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्शन करता है। वैसे ही गैस भी है, ऑक्सीजन बहुत तेज रिएक्शन करती है, उसकी जगह पे अगर हम आर्गन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस भर दें तो उसमें क्या होगा? रिएक्शन की जो तेजी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये सब नोबल गैस जो होती है, अक्रिय गैस होती है, ये सब रिएक्शन नहीं करती है। इसलिए अक्रिय गैस को उन पैकेट में भरा जाता है ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके। इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा विकृति गंधता। देखिए क्या है विकृति गंधता? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री, मतलब जिस सामग्री, खाने वाले चीज में तैलीय, तेल से फ्राई किया हुआ, या फिर वसा फैट को कहते हैं, चर्बी को कहते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री हो जो तला हो, तेल से बना हो या फैट से बना हो, जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। जब लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं तो उसका क्या होता है? स्वाद और गंध जो होता है, उसका स्मेल होता है, वो बदल जाता है, अर्थात वह उपचयित हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं? ऑक्साइड बना देते हैं, उपचयित हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृति गंधी
हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खराब होने के बाद जिसे हम विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो विकृति गंधिता आपको समझ में आया। तेल या फिर वसा युक्त वैसी खाद्य सामग्री जो लंबे समय तक रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है एटमॉस्फेयर से अभिक्रिया, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है। तो उपचयित होने पर उसका टेस्ट भी बदल जाता है, स्मेल भी बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, विकृति गंधी हो जाती है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, विकृति गंधिता कहते हैं। अब सवाल उठता है ये तो हो रहा है तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो बचाने के लिए वही किया जाता है जो लेस की कंपनी करती है, कुरकुरे की कंपनी करती है, चिप्स वगैरह की कंपनियां करती हैं। उसमें अक्रिय गैस, नोबल गैस भर देती है, या फिर आप देखेंगे कि जिसमें वायुरोधी वैसा कंटेनर बनाया जाए जिसमें गैस हवा ना जाए। अगर आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट को अगर सर्वाइव, पैकेट आपने फाड़ दिया उसके बाद उसको सर्वाइव करना हो तो उसको क्या करेंगे, आप उसको रखेंगे जिस कंटेनर में रखेंगे जिस कंटेनर में हवा ना जाए। हवा जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, हवा से वो खराब हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। इसलिए उसको वैसे कंटेनर में रखा जाता है जिसमें वो हवा ना जाए। तो वायुरोधी कंटेनर का हम इस्तेमाल करते हैं विकृति गंधिता से बचाने के लिए। उसमें अक्रिय गैस भर देते हैं विकृति गंधिता से बचाने के लिए। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ये आपके चैप्टर का फाइनल टॉपिक था, आखिरी टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं इनसाइड क्वेश्चन, मैंने एक पार्ट का इनसाइड क्वेश्चन करा दिया पेज नंबर 6 का, और बाकी 2 क्वेश्चन है जो लगभग किस पेज में मेरे को ध्यान नहीं है, तो उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आगे वाले पार्ट में। और उसके बाद अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तो 2-3 पार्ट और आएगा लगभग, क्योंकि अभ्यास क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है एनसीईआरटी का, तो उसको मैं करूंगा अगले पार्ट में। अभी आपका यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, कमेंट सेक्शन खुला है, मैं हमेशा रोज कमेंट देखता हूं, तो आप वहां आकर के आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहें और जैसा हो मुझे बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप मुझे जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरे मेहनत को हौसला लेने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय।